नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक बार फिर ये साबित हो गया है कि हम ही आपकी आवाज़ सरकार और सभी तक पहुंचाते हैं। हमने कल सुबह एग्री वायदा पर अपनी खास मुहिम शुरू की और शाम तक उसका असर भी देखने को मिला। सेबी ने एग्री वायदा पर किसानों समेत मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ न सिर्फ बैठक की बल्कि सुझाव और सुधार के लिए 3 कमेटियां भी बनाई। कल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एग्री कमोडिटी के पुखराज चोपड़ा ने सेबी बैन एग्री वायदा को सुधार के साथ शुरू करने की अपील की थी और कल ही सेबी ने ये बैठक भी बुलाई। इस बैठक में गंगानगर कमोडिटीज के विशाल बगाड़िया थे, जिन्होंने बताया कि बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई और सेबी का आगे का एक्शन प्लान क्या है। साथ ही आज के शो में हम यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको वो दोनों ही बातें सुनवा देते हैं। देखिए, सबसे पहला चेंजिंग ये कि प्रोसेसर एक्सचेंज से माल नहीं उठा रहा है, यानी कच्चा माल एक्सचेंज से प्रोसेसर नहीं उठा रहा है, वो नगण्य है। तो कहीं न कहीं ऐसा फील होता है कि वेयरहाउसों के अंदर जो माल लगा हुआ है वो ठीक क्वालिटी का नहीं, या ये मानिए कि नैरेटिव बन गया है कि वेयरहाउसों में माल है वो अच्छा लगा हुआ नहीं है। इस नैरेटिव को खत्म करना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा। दूसरा, एग्री कमोडिटी इतनी सेंसिटिव है कि उसमें आपको पंच व्यवस्था डालनी चाहिए कि किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और हर 3 महीने के बाद में उस कॉन्टैक्ट पे चर्चा होनी चाहिए। तो आम ट्रेडर, आम किसान और आम व्यापारी तो इस मुद्दे पे शामिल ही नहीं है। आप जो भी सलाह लेते हैं ब्रोकर हाउसेज से लेते हैं। अरे भाई, ब्रोकर हाउसेज क्या सलाह देंगे? वो आपको ये सलाह देंगे कि वॉल्यूम कैसे बढ़े ताकि उनका भी फायदा हो और एक्सचेंज का भी फायदा हो। आम ट्रेडर ये देखता है मुझे फायदा हो, किसान को फायदा हो, प्रोसेसर को फायदा हो। पर तो इसलिए पहले तो सबसे पहले ये जो वेयरहाउस की जो व्यवस्था है उसमें होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर सेलर यदि डिलीवरी नहीं दे पाता है तो उसको पेनल्टी लेकर छोड़ दिया जाता है। जो पेनल्टी मिलती है एक्सचेंज को उसका 50% वो बायर को देता है, 50% अपने पास रखता है। भाई, वो 50% अपने पास पहले तो क्यों रखे? दूसरा, सेलर पेनल्टी लेके वो क्यों छोड़े? शेयर मार्केट में आपने जिस शेयर को ले लिया है आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और आपने बेच दिया है उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये छूट क्यों सेलर को कि वो पेनल्टी लेकर छूट जाए? ये व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको सेबी को बैठ के देखना होगा। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा मनीषा जी। पहले कैस्टर कांड हुआ, काली मिर्च कांड हुआ, लाल मिर्च कांड हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। किसी की भी जांच आज तक सामने नहीं आई है। और इसके साथ भी मैं एक पुराना उल्लेख करना चाहूंगा, मैं इससे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। उल्लेख करना चाहूंगा कि जब एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक थे तो आम ट्रेडरों से बात करके सीधे सीधे पूछते थे भी तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम मुझे बताओ। और उस तकलीफ पे काम होता था, उसमें एक्सचेंज बीच में नहीं होता था, एफएमसी खुद उस काम को करती थी। आज हम ये चाहते हैं कि सेबी इसकी देख रेख कर रही है। सेबी के पास इतनी छड़ी मजबूत होनी चाहिए कि वो सीधे ट्रेडर से बात करे और उनको पूछे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तब सारी बात सामने आएगी मंशा जी। सेबी चेयरमैन खुद इस पे बहुत एग्रेसिव हैं। उन्होंने ऑन द स्पॉट 3 कमेटियों का गठन किया है। इसमें जो वायदा आज कमजोर हुआ है, जो एग्रेसिव जो है कम्युनिटी चल रही हैं, उनमें भी हालत हालात अच्छे नहीं है। कल आपके टीवी पे जो पुखराज जी ने कहा था वही बात चेयरमैन साहब ने मानी है। भी जो हम ऑलरेडी कम्युनिटी चला रहे हैं उनमें ही वॉल्यूम नहीं है, उनमें ही पार्टिसिपेशन नहीं आता है। डिलीवरी के बहुत से वो कमोडिटी खराब हो जाते हैं, उनका भावों का लेवल। तो उसको सुधार करने के लिए ये सुझाव आया है। भाई, ये जो मैकेनिज्म है डिलीवरी का, डीमेट का, ये 20 साल पुराना हो गया है। तो इसको द्वारा वो रिव्यू करेंगे डिलीवरी मैकेनिज्म को और मार्जिन को। तो कंप्लायंस इतनी हैवी हैवी, नया ट्रेडर नया इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है इसके अंदर। तो उसको रिव्यू करने के लिए चेयरमैन साहब ने ऑन द स्पॉट कमेटियों का गठन किया है, जो इस सारे सिस्टम को रिव्यू करेंगे। वे जो एलईडी कमोडिटी चल रही हैं उनको भी अपने कैसे उसमें वॉल्यूम जनरेट करें, जिससे किसानों का भला हो और किसानों को सीधा इसमें जोड़ने के लिए वो भी कुछ नया कदम उठा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कम्युनिटी बाजार अच्छा होगा। डीमेट को लेके बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। क्लाइंट्स कोई भी डिलीवरी लेता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको लेके वो 20 साल पुराना मैकेनिज्म हो गया है, उसको अभी रिव्यू करेंगे। उम्मीद है उसमें बहुत अच्छा करने वाली है सेबी, जिससे जो समस्याएं आती हैं क्लाइंट को डिलीवरी के टाइम या मिलर्स को, जो मिलर आते नहीं है डिलीवरी उठाने, वो उनके लिए उनकी सुनवाई होगी और अच्छा करेगी सेबी।
ये तो बात एग्रीकल्चर फ्यूचर्स मार्केट की लेकर है, जहां पर काफ़ी सारी कमोडिटीज़ बैंड हैं, जो बैंड नहीं हैं उनमें काफ़ी सारी चिंताएं हैं। वॉल्यूम्स को लेकर, डिलीवरी को लेकर नया पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है और सेबी ने इस वजह से काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं। मुंबई में एक मीटिंग इसी हफ्ते थी और दिल्ली में एक मीटिंग पिछले हफ्ते थी और माना यही जा रहा है कि आगे जाकर भी काफ़ी सारी मीटिंग्स होंगी और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बात भी की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर करेंसीज की कर लेते हैं, क्योंकि रुपए में कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट हमने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में आते हुए देखी, उसका आगे जाकर क्या मायने हैं। हमारे साथ अब कार्यक्रम में ग्रीनबैक एडवाइजरी सर्विसेज के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आप कैसा देखते हैं फर्स्ट हाफ, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में जोरदार गिरावट है, सेकेंड हाफ में शायद ये गिरावट गहरा सकती है। डॉलर इंडेक्स पर आपका सेंस और रुपए में आप किस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जो इस साल की शुरुआत जो हुई है डॉलर के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है। जो डॉलर इंडेक्स जो 110 के स्तर पर था शुरुआत में, आज अगर आप देखेंगे उसके लोएस्ट स्तर है जो 90 के नीचे आ गया। इनफैक्ट आप देख रहे हैं 90 और लो था 96.30 का। तो ये ऑलमोस्ट एक 12% फॉल हुआ है, जो काफ़ी बड़ा फॉल है। अभी जो डॉलर इंडेक्स का जो मेन रीजन फॉर द फॉल, उनका जो इंडेक्स बास्केट में जो करेंसी थे उसमें सबसे ज़्यादा राइज जो हुआ यूरो का हुआ, जो ऑलमोस्ट 17% राइज हुआ है। तो अभी डॉलर का जो वीकनेस के कारण भी कई अभी शुरुआत से जब से ट्रंप ने प्रेसिडेंसी लिया है, काफी कंफ्यूजन यूएस में जो ट्रेड पॉलिसी को लेके, टैरिफ को लेके, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो यूएस में आ रही है उनके जो डेट है, जो उनका डेट ऑलमोस्ट $35 ट्रिलियन के, और उसके सर्विसिंग को लेके भी काफी चिंताजनक दिखाई दिया है, जो कि ऑलमोस्ट $780 बिलियन पर डे इंटरेस्ट है। और इस इंटरेस्ट रेट जब तक नहीं घटी, उनका जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है काफी खराब है। और आपने देखा होगा मूडीज ने भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया, जो AAA था उसको AA1 कर दिया। तो इसके कारण डॉलर की आउटलुक काफी नेगेटिव है और यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकेगी, और ओवरऑल ये आउटलुक यूएस की नेगेटिव है। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो काफी बढ़ रही है, आपने इजराइल, यूके, यूएस, यूक्रेन रशिया वॉर देखे, देन इजराइल एंड गाजा वॉर हुआ, देन अभी ईरान इजराइल वॉर। तो ये सारा वॉर के कारण जो यूएस के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी थोड़ी वीकनेस वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है कि डॉलर के वीकनेस के जो इंडेक्स के जो दर है और नीचे जाकर 95 का लेवल तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और अगर वो ब्रेक होगा तो शायद वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन द पॉजिटिव फैक्टर ये रहेगा कि यूएस के जो अगर जो इंटरेस्ट रेट का जो कट शुरू होगा, या कभी एक फर्स्ट कट भी होगा, शायद वो इस वीकनेस को रोक सकते हैं। बट लेकिन वहाँ भी काफी कंफ्यूजन है, जो फेड के चेयरमैन को लेके, जो डॉलर अपना जो ट्रम्प बता रहे कि वो कुछ काम नहीं कर रहे। सो काफी कंफ्यूज यूएस में एक माहौल ही काफी कंफ्यूजन का है, और उसका इम्पैक्ट पूरा डॉलर में आ रहा है। रुपी को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो मेजर करेंसीज हैं, एशियन करेंसीज हैं, हमने अच्छे खासे गेन्स वहाँ पर आते हुए देखे हैं। दो करेंसीज जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी नहीं देखने को मिली, वो चाइनीज़ युआन और इंडियन रुपी रहा। चाइनीज़ युआन में करीबन 2.25% की तेज़ी देखने को मिली और रुपी काफ़ी फ्लैट रहा फर्स्ट हाफ में। आगे जाकर किस तरह की रेंज बनती हुई यहाँ देखने को मिल सकती है? देखिए, रुपी का जो मूवमेंट आप देखो काफी रेंज में रहा है, एक्सेप्ट ये जो टेंशन के कारण वीकनेस देखिए, लेकिन वो वीकनेस भी वन साइडेड नहीं रहा, वो काफी हद तक कंट्रोल होकर करेक्ट हो रहा था। जैसे कि आप लास्ट वीक जब ईरान वॉर हुआ था, तो रुपी एक वीकनेस देखे जो 80 के लेवल गया, लेकिन वहां रुक के और सीज फायर अनाउंस होते ही वो करेक्शन भी उसी स्पीड में आगे, जो हमने 85-40 का लेवल देखे है। तो रुपये में जो मूवमेंट हो रहा है उसका सेंसिटिविटी जो जियोपॉलिटिकल के हिसाब से हो रहा है। बट इंडिया के स्टैंडअलोन अगर आप देखोगे, रुपये का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अभी आप देखोगे क्रूड का प्राइस ज्यादा मूव नहीं हुआ है। इस वॉर के बावजूद भी क्रूड काफी रीजनेबल 68 लेवल पे रहा है। और दूसरा, अपने जो डिफेंस का भी जो आउटलुक दिख रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और इंडिया जो डिफेंस के इंपोर्ट करते थे अभी एक्सपोर्टर बन रहे, तो उसके कारण अपने जो ट्रेड फैक्टर है वो भी पॉजिटिव रहे। कल ही आप देखोगे कि ट्रेड अपने सरप्लस इस क्वार्टर में अपने ट्रेड सरप्लस देखे, जिसके कारण भी रुपी का जो आउटलुक पॉजिटिव रहा है। सो नेट रुपी का जो रेंज रहेगा, जो सेंसिटिव है ये इवेंट्स को लेके, बट वो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, जैसे कि 85-40 से 86-80, और दोनों लेवल में आरबीआई भी आते हैं, जो इंटरवीन करते हैं, जो ज्यादा वीकनेस होने नहीं दे रहे, ज्यादा स्ट्रांग होने नहीं दे रहे। तो गोइंग हेड लग रहा है कि रुपी का आउटलुक रेंज बाउंड रहेगा विद अ पॉजिटिव बायस। और चाइना का जो है वो तो कंट्रोल्ड करेंसी है, जो ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, वो एक टाइट रेंज में रख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये जो इस मूवमेंट से काफी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके जो सेंट्रल बैंक है उसको एक पर्टिकुलर रेंज में रख रहे हैं, और ज्यादा वीक होते तो इंटरवीन करते हैं।
लेकिन रुपया का जो मूवमेंट है प्योरली ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और आरबीआई के एक्शन के बेसिस में मूव आ रहा है और ब्रॉडर एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। तो ये रेंज क्या बनती हुई नजर आएगी? 85-20 जैसे आपने कहा, क्या वो एक सपोर्ट है? ऊपर में किस तरह की रेंज बनेगी यहाँ पर? देखिए 86-80 के जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहां पर हमने लास्ट वीक भी देखी कि उस लेवल से एकदम जोर से करेक्ट ऑलमोस्ट बाय ₹1.40 पे थे, हमने 80 में 40 तक देखे थे। तो जो माइक्रो रेंज हम देख रहे हैं कि 85-60 टू 86-20 और लिटिल ब्रॉडर रेंज विल बी 85-40, 85-20 टू 86-80 लेवल। सो ये मोटा मोटा रेंज में रुपी ट्रेड करता रहेगा। आगे जाकर अब यहाँ पर क्या वॉच करना चाहेंगे? बिकॉज 9 जुलाई ऑफ कोर्स ग्लोबल एसेट क्लासेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज मालूम पड़ेगा कितनी कंट्रीज पे हम यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ देख रहे हैं, कौन सी कंट्रीज यहाँ पर इन फेवर नहीं है। आपको लगता है इसके आसपास एक मूव रहेगा? देखिए रुपये के जो सेंसिटिविटी काफी हद तक चेंज हो चुका है। इनफैक्ट पहले जो सेंसिटिव होते थे उससे काफी मैच्योर हो गया है। इनफैक्ट जो मार्केट प्लेयर्स भी जो है काफी मैच्योर वे में पैनिक नहीं करते हैं। तो बिगर पिक्चर रिमेन द ब्रॉडर आउटलुक ऑफ इंडिया। जो आत्मनिर्भर भारत, इंडिया के जो इन्फ्लेशन जो कम हो गया, रेट कट हो रही है, वो बिगर ड्राइवर रहेगा। मे बी एक स्मॉल हिचेस और सेंसिटिविटी में थोड़ा मूव होगा, बट इट विल नॉट बी अ बिग गेम चेंजर और समथिंग विच विल जो रुपये के मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। मोटा मोटा आउटलुक फॉर द नियर टर्म है कि पॉजिटिव रहेगा और अपने उसमें एक्सपोर्टर सेलिंग और आरबीआई इंटरवेंशन उसको ऊपर के लेवल में होल्ड करेंगे। पॉइंट टेकन मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वॉच करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से, ऑफ कोर्स थोड़ा सा आइसोलेशन, लेकिन शुक्रिया वो रुपए की रेंज शेयर करने के लिए, और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटीज से अमित खरे हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, सबसे पहले सोने से शुरुआत यहाँ पर करेंगे, क्योंकि रिबाउंड ओवरनाइट यहाँ पर मार्केट्स में देखने को जरूर मिला, लेकिन कुछ सस्टेन होता हुआ नहीं नजर आ रहा। वेल मनीषा जी, 3-4 दिनों में हमने गोल्ड में काफी उठापटक का माहौल देखा है और करीब करीब 2000 पॉइंट के फॉल में बाद में हमने लास्ट 3 दिनों में पूरा गेन्स को रिकूप करते हुए, लॉसेस को रिकूप करते हुए देखा है। मेरा मानना यह है कि ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सस्टेनेबल बेसिस पे बहुत ज्यादा बुलिशनेस अपने देखने मिलनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स जैसे आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, काफी ऐसी स्थिति में जहाँ पे करीब करीब 100 से 150 बेसिस पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है, और साथ ही साथ गोल्ड प्राइसेस में एक नेगेटिव बायस मुझे लगता है कि 98,000 के जहाँ जितना भी नजदीक मिले आप बेच के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 98,400 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में आपको फिर से 96,500 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कमोडिटी है क्रूड ऑयल, जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव बायस देखने मिल रहा है। लास्ट कुछ दिनों में एक बेस बना के रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। $65 के आसपास ब्रेंट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया पिछले 3-4 दिनों में और एक रीजनेबल बाउंस बैक देखने मिल रहा है, और ये रैली एक्सटेंड होकर $69 एंड $70 तक भी जा सकती है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी क्रूड ऑयल में, एंड 5650 5640 के आसपास बाय की स्ट्रेटेजी रहेगी। 5550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड अपसाइड में 5800 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढी जा सकती हैं। सोने की बात तो यहाँ पर नवनीत ने की ही, लेकिन अमित, चांदी आप कैसे देखेंगे? क्योंकि रिबाउंड यहाँ पर भी देखने को मिला है, लेकिन वही कंसर्न्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के तहत। बिल्कुल मनीषा जी, नमस्कार। काफी उठापटक का माहौल अभी हमने करंट वीक और लास्ट वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में देखा। प्राइसेस आज देखा जाए तो आज के हाई पे जो है ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेंड के फेवर में जाना चाहूंगा मैं। मेरे को लग रहा है चांदी एक नया लाइफ टाइम हाई जो है इस वीक में बना सकती है। लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना है 1,06,300 1,06,400 के आसपास सितंबर वायदा सिल्वर में एक खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को बनाना है। 1,08,000 1,08,500 के टारगेट रहेंगे। नीचे में 1,05,700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ये बात तो यहाँ पर सोने और चांदी की, और नवनीत आपने कच्चे तेल के बारे में यहाँ पर बात की, लेकिन नेचुरल गैस पे अब यहाँ पर क्या सेंस है? नेचुरल गैस में लास्ट 2 हफ्तों में बहुत ही वाइल्ड मोमेंट्स हमने देखे, और जो प्राइसेस करीब करीब 300 से लेके 350 तक के स्तर को छू के एंड वापस बैक टू 290 285 लेवल तक आ गए। मेरे हिसाब से दिशा जो है वो थोड़ी नीचे की है, एंड हमने काफी हद तक गैसोलीन पाइपलाइंस की तरफ से रिफिलिंग वाला माहौल देखा है। 5 ईयर एवरेज के ऊपर नेचुरल गैस के जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड ओवरऑल जिस तरह की गर्मी का वजह से नेचुरल गैस के नियर और नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में हम एक बदलाव देख रहे थे पिछले 2 महीने पहले, वो फेड ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्थिति ये लग रही है कि नेचुरल गैस प्राइसिंग में एक रीजनेबल करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। 290 एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल रहा है जो कि काफी दिनों से ब्रीच नहीं हुआ है।
एंड मेरे हिसाब से अगर सस्टेनेबल बेसिस पे 290 का लेवल टूटता है तो आपको करीब करीब 20 से 25 पॉइंट का आपको फॉल देखने नेचुरल गैस में मिल सकता है। तो 290 के नीचे ही सेल की स्ट्रेटेजी रहेगी। 270 265 का टारगेट रहेगा। अपसाइड स्टॉप लॉस आपका 302 का रहेगा। वेल, ये बात हुई प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी की, लेकिन आज का दिन क्लियरली मेटल्स को यहाँ पर बिलोंग करता है। अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार। कॉपर और जिंक की बात की जाए तो 3 महीने के हाईज पर हैं। एल्यूमिनियम में अच्छी खासी बढ़त है और क्लियरली स्टील पर जिस तरह का फोकस यहाँ पर आता हुआ नजर आया, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने चाइना से बनते हुए देखी, वहाँ से काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। नवनीत, कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर और यहाँ पर क्या करने की राय है? वेल, पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में हमने काफी बार डिस्कस किया। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो कॉपर है एंड टाइम एंड अगेन 8,800 के डॉलर से लेके बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली 9,800 डॉलर तक आ चुका है। मेरा मानना यह है कि आने वाले दिनों में और स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है। कैश टू 3 मंथ जो कॉपर का है वो करीब करीब $390 के करीब प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी घट के $100 के आसपास आ चुका है। इन्वेंट्री एलएमई पे करीब 65% डिक्लाइन हुई है और शंघाई पे भी करीब करीब 60% डिप्लीट हुई है। बट उल्टा अगर हम कॉमेक्स की इन्वेंट्री देखें तो कॉमेक्स की इन्वेंट्री करीब करीब 2 गुना हो गई है। 1,00,000 टन से लेके 2 लाख टन तक पहुंच गई है। ओवरऑल कॉपर की जो स्थिति है ये इंडिकेट करिए कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों ही जगह आपको टाइटनेस देखने मिल रही है एंड यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट इन हो सकता है। 930 940 के बीच इमीडिएट टारगेट है और इवेंचुअली हम इसे 980 और 1000 के लेवल भी छूते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई का व्यू कॉपर में आ रहा है एंड मीडियम टर्म की अवधि में तेजी की जा सकती है। वेल, एब्सोल्युटली। अगर वो चार्ट भी यहाँ पर देखें तो हमने देखा ही है कि ग्रेजुअल यहाँ पर लीनियर अपमूव बनते हुए नजर आया है। 868 के लो के बाद अब 901 के लेवल्स हमने आज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और जैसे नवनीता में कह रहे हैं कि यहाँ से और तेजी है। 930 950 980 1,000 रुपए तक भी कॉपर यहाँ जा सकता है। तो क्लियरली अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन। अमित, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? एग्री में देखा जाए तो ग्वारसीड ग्वारगम के पैक में अभी रिसेंट 3-4 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला। ट्रेंड मेरे को लग रहा है वापस फिर से एज पर चार्ट पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। 5200 के आसपास जुलाई वाला ग्वारसीड में खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। 1 से 2 दिनों का टारगेट 5300 रुपए रखें और प्राइसेस अगर 5300 के ऊपर निकलते हैं तो 5500 तक के भी टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5140 रुपए। ग्वारगम जुलाई की बात करें तो 9650 के आसपास इसमें एक बार जो है फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 9400 का स्टॉप लॉस है। 10,000 रुपए का टारगेट रहेगा और 10,000 के ऊपर प्राइसेस अगर निकलते हैं तो 10,500 रुपए के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। जीरे वाईडी की अगर मैं बात करूं तो जुलाई वाला जीरा 19,800 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। एक बेस फॉर्मेशन एज पर चार्ट इसमें दिखाई दे रहा है। 21,000 रुपए का टारगेट रहेगा। 19,400 रुपए का स्टॉप लॉस है। एक और कमोडिटी जो है कपास खली कुकुट की अगर हम बात करें तो 3100 के आसपास जुलाई वायदा खल में भी एक खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 3250 रुपए का टारगेट रहेगा और 3050 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में देखने को मिली हैं, लेकिन खरीदारी की राय यहाँ पर कॉपर में भी है, चांदी में भी है और जहाँ तक एनर्जी है यहाँ पर भी कुछ बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। तो कमोडिटी बाजार में कुछ इंटरेस्ट लौटता हुआ। बहुत शुक्रिया अमित आपका और नवनीत आपका साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।